प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे. जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे. औरंगजेब के जमाने में महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी, वही स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है. तो आप शिवाजी महाराज के विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे. संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए. नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत. और महाभारत में आज बात होगी औरंगजेब को लेकर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो बड़ा बयान दे दिया है, औरंगजेब की कब्र क्या खुदने वाली है, औरंगजेब की कब्र पर क्या बुलडोजर चलने वाला है. आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि इसको लेकर चर्चा पिछले कई दिनों से है. लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस देश में औरंगजेब की कब्र ना रहे. इसकी एक सरकारी प्रक्रिया है. आज महाभारत पर इसी पर बात करूंगी कि क्या वाकई सरकार औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलाने पर अमल कर रही है. महाभारत में आज ये बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उन बयानों ने सियासत को गरमा दिया. आपको याद है कि अबू आजमी का एक बयान जो औरंगजेब पर आया, उसके बाद कैसे अबू आजमी के खिलाफ मुखर होकर बयान आने शुरू हुए, सियासतदानों से लेकर आम जनता तक. लेकिन आज बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि औरंगजेब को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बयान देते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बयान देते हैं. तस्वीरें जरा चलाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश में अगर कोई आक्रांता का समर्थन करता है तो वो हिंदुओं के जख्मों को कुरेदता है. इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि औरंगजेब की कब्र पर बहुत से लोग चाहते हैं ये कब्र अब ना रहे, लेकिन क्योंकि इसे ASI को दे रखा है, क्योंकि इसे संरक्षित कर रखा है, इस पर बुलडोजर चलाने की एक प्रक्रिया अलग होगी. अब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या वाकई महाराष्ट्र की सरकार इस पर अमल कर रही है, इसके बारे में सोच रही है? ये औरंगजेब की कब्र है जहां पर बहुत से सियासतदान किस तरह चादर चढ़ाने गए, फूल चढ़ाने गए. आपको याद होगा अकबरुद्दीन ओवैसी की वो तस्वीर जिसमें वो औरंगजेब की कब्र पर गए थे और बहुत हंगामा हुआ था. आज इस देश में बात इस पर हो रही है कि क्या एक आक्रांता की कब्र पर इस तरह से चादर चढ़ाना और फूल चढ़ाकर क्या उन जख्मों को कुरेदा नहीं जा रहा है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान अपने आप में एक बड़े मुद्दे को खोल रहा है? आज इस पर महाभारत करूंगी क्योंकि कुछ जानकारियां सामने आई हैं और RTI में खुलासा हुआ है कि इस देश में औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है. उधर दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके लिए एक मंदिर बना हुआ है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है. ये जानकारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि औरंगजेब की कब्र को ASI के संरक्षण में दिया हुआ है, ASI की निगरानी में यह कब्र है. वहीं शिवाजी महाराज का जो मंदिर है वो एक ट्रस्ट के जिम्मे है, ट्रस्ट उसकी देखभाल करता है. लेकिन आप सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर हर महीने करीब 17,000 रुपए खर्च होते हैं देख रेख के लिए. वहीं शिवाजी महाराज, अब इसको सुनिए जरा, शिवाजी महाराज का जो मंदिर है उसके लिए, उसके देख रेख के लिए हर महीने सिर्फ 250 रुपए दिए जा रहे हैं. अब शिवाजी महाराज की बात क्यों हो रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और कैसे उनके बेटे संभाजी पर अत्याचार ढाए थे औरंगजेब ने, इसको लेकर हाल ही में आई फिल्म के बाद चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई. अब यह भी देखिए कि औरंगजेब की कब्र पर सालाना करीब 2 लाख का खर्च किया जा रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज का मंदिर पर हर साल सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है? औरंगजेब की कब्र पर केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है, शिवाजी महाराज के मंदिर पर महाराष्ट्र सरकार फंडिंग करती है. आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या इस देश में औरंगजेब को लेकर कुछ सरकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि उसे आक्रांता नहीं बल्कि एक महान
शासक के रूप में दिखाया जाए, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी जो ऐलान हो रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि औरंगजेब को महान बनाने में कांग्रेस की सरकारों का रोल था। आज इस पर महाभारत है। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और आज मैं ये भी बताऊंगी कि आम जनता क्या सोचती है। क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं औरंगजेब की कब्र को हटाकर? यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उस पर चर्चा होगी। देश में औरंगजेब को लेकर उठा बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब से प्रेम की बात अब उसकी कब्र तक जा पहुंची है। हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, आखिर आक्रांत औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। सबकी भावना है, हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए, पर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। इस सब के बीच पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या कद है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर सियासी खलबली मचा दी है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग बहुत पहले से होती रही और इस पर सरकारी तरीके से फैसला लिया जा सकता है। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज के विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब वे थे तब उन्होंने संरक्षण दिया है, तो वो कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि उनकी मानसिकता क्या है, इससे स्पष्ट होती है। छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता है, उसी औरंगजेब की मजार पर साल में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर महीने में महज 250 रुपए खर्च होते हैं। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है। जिस औरंगजेब ने हमारे राजा है उनको मारा था, तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए? यहाँ पे महाराष्ट्र का मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिस मंदिर के लिए यही केंद्रीय पुरातत्व विभाग अनुदान देता है, लेकिन वो कितना देता है? तो सालाना 6000 रुपए। तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे में आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाने के साथ ही इतिहास के पन्ने भी बदले जा सकते हैं? सवाल ये भी कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार किया, उसके बाद भी औरंगजेब का महिमा मंडन कौन लोग करना चाहते हैं? इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन होगा या फिर आक्रांता औरंगजेब का? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं। ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं, जुड़ रहे हैं महाभारत में हमारे साथ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता हैं एमआईएम के। किशोर तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन करते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और जबीरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में। मैं सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाह रही हूँ कि औरंगजेब को लेकर चर्चाएं इतने समय से हो रही हैं और गुरु प्रकाश जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं,
क्योंकि एक बयान देवेंद्र फडणवीस का आया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र ना रहे, संरक्षण कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, क्या ये मुमकिन है? क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, औरंगजेब की कब्र को हटा सकते हैं? मुख्यमंत्री का बयान बहुत अहमियत रखता है। नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकता है, ये संविधान के अनुसार उसको ये अधिकार प्राप्त है, पहली बात। पर वो कोई भी नहीं है, औरंगजेब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं गुरु प्रकाश जी, ये कोई निराधार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो उनका बयान, क्या मैं आधिकारिक बयान इस तरह से मानूं कि इस पर कोई विचार चल रहा है? अब आप बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए सुचारिता, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। आप कम से कम मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करें। नहीं, आप मुझे जानते हैं गुरु प्रकाश जी, मैं कभी हनन नहीं करती हूँ उसका। प्लीज बोले। हाँ प्लीज बोले। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, देखिए सुचारिता, बात बहुत ही सरल सी है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थापित हो चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस देश ने, पूरे विश्व ने हमारे भारतीय संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण को देखा था। मैं महाकुंभ की चर्चा कर रहा हूं। उस महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक पूरे विश्व भर से हिंदू आए थे और वहां पे चर्चा हुई थी। और लगातार आप देखो, कब्र तोड़ रहे या नहीं तोड़ रहे ये नहीं बता रहे। कब्र तोड़ने में, अरे किशोर जी, एक मिनट में एक करके डिबेट कराती हूँ प्लीज। एक किशोर जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। एक बार गुरु प्रकाश जी बात रख ले। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं चाहती हूँ इस पर आराम से बात हो। बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए। नहीं, देखिए सुचारिता, बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शासक ने काशी विश्वनाथ, हमारे आस्था और आराधना का केंद्र, ये इतिहास में दर्ज है कि 1669 में काशी विश्वनाथ को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। जिस दुर्दांत शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर पे ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई की थी, कौन था? ऐसा दुर्दांत शासक जो कि एक जिजिया लगाने का काम करता था। मैं महाकुंभ की चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, महाकुंभ पे जिस व्यक्ति ने जिजिया लगाया था, रिलीजियस टैक्स लगाया था, उसके नाम पे लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आज भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। इसी देश में एक दौर ऐसा था सुचारिता, जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। आज भी ऐसे लोग राजनीति में हैं। ये दुखद है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में आवाज उठ रही है, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज भी एक विशेष वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। यही लोग हैं जो कहते हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो पहले हिसाब किताब होगा। इस मानसिकता से हमें लड़ने की आवश्यकता है। ये जो मानसिकता तुष्टीकरण की है, ये जो मानसिकता वर्ग विशेष की है, इस देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर है। वो क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या ब्राह्मण है, क्या दलित है। लेकिन जानबूझ करके एक वर्ग विशेष से ऐसा प्रेम करना, ऐसा स्नेह रखना, क्यों रखना? ताकि वोट मिलता रहे। क्यों रखना? ताकि आप चुनाव जीतते रहें। क्यों रखना? ताकि आप उनको डरा के रखें। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का शासन काल है। ये हिंदू रेनेसा का काल है। ये हिंदू पुनर्जागरण का काल है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के साथ एक वर्ग विशेष से प्रेम करना जिससे वोट मिलते रहे, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, मैं एक बार जरा पहले मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। किशोर जी, अजय जी आ रही हूं क्योंकि आप दोनों की ही जो राजनीतिक जो दल हैं उनसे उनको लेकर सवाल उठा गए हैं। पहले किशोर जी आपके पास आ रही हूं। ये बताइए कि जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को संरक्षण देने की बात कही गई, कानूनी राज से कब्र को एएसआई का संरक्षण है और ये कांग्रेस राज से ही है। अब आप इसका समर्थन करते हैं क्योंकि बड़ी बात कही है उन्होंने कहा सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हटनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूं। हाँ। कि औरंगजेब की जो मजार है उसको एएसआई का संरक्षण है, ये बात कबूल है। हाँ। लेकिन आपने गुरु प्रसाद जी को पूछा था हाँ। कि देवेंद्र फडणवीस अगर लाइन लेते हैं और औरंगजेब की मजार को वहां से शिफ्ट करते हैं तो मेरी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो
गुरु प्रसाद बोले ही नहीं इस पे। गुरु प्रसाद ने दुनिया भरे की दूसरी बातें की। देखो वो कुरुकर्मा थे, उन्होंने हमारे आराध्य संभाजी महाराज, अरे भाई आप बीच में आप बोल रहे, बताइए देवेंद्र फडणवीस अगर कब्र वहां से हटाने की बात करेंगे तो केंद्रीय बीजेपी क्या उनके साथ है? आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसा ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं मोदी जी, तो हम तो हिंदू वाली पार्टी है, हम तो जरूर समर्थन करेंगे आपका। अरे कभी निर्णय तो लो, क्या हिंदू मुसलमान करते हो? 1700 में चले गए, 1700 से बाहर नहीं आते। अरे भाई आपको तो छावा देखने के बाद मालूम पड़ा कि संभाजी महाराज पर कितने अत्याचार हुए, और संभाजी महाराज पे अत्याचार इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं अभी कह रहा हूं, क्या हम भारत के अंदर जो अभी समस्याएं हैं, ये बात उस पर आप काम कह रहे करना हैं कि चाहते हैं? इनकी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, ये बात आप कह रहे हैं। मतलब मैं ये कहूं कि शिवसेना जो एक समय में शिवसेना थी, मैं उस विभाजन से पहले की बात कर रही हूं, अगर वो कोई कहे कि हिंदू मुसलमान कर रही है, आप ये उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं, तो कोई दूसरा सामने वाला क्या सोचेगा जरा मुझे बताइए। और वो तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप तो हिंदू वर्सेस हिंदू भी कर रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं जहां पर जय श्री राम बोले वहां पर जय शिवाजी बोलने को कहो, तो ये भी एक डिवीजन है सर। इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहती क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है, लेकिन मैं आज बड़ा अहम मुद्दे पे बात कर रही हूं और उस पर मैं जरा एक राय लेना चाहती हूं शुरुआत में जरा सबसे, क्योंकि ओम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अजय वर्मा जी हैं, हाजी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं पहले स्टूडियो में मैं जरा 30 सेकंड्स, क्योंकि ओम जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक पहलू समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार जरा कादरी साहब, आचार्य जी से, अजय जी से और हाजी साहब से एक चीज 30 सेकंड्स में जरा पूछना चाहती हूँ, इस कब्र को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जल्दी से अगर बताएंगे। आचार्य जी शुरुआत आपसे करें, ठीक है? कादरी साहब आपसे। देखिए मोहतरमा, हाँ, औरंगजेब आलमगीर पर बहुत जमाने से ये डिबेटें चल रही हैं और मैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर सुन रहा हूँ। जी, जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर उनको आचार और ये बताया जा रहा है, हाँ। उनका एक पहलू ये है कि वो जंग में जब आदमी मद्दे मुकाबिल होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अगर मंदिरों को तोड़ा है तो मंदिरों को बनवाया भी है, मंदिरों की मरम्मत भी कराई है, गैर मुस्लिमों की लड़की की इज्जत व असमत को भी बचाया है, गरीबों की फलाह बहबूद का काम भी किया है। वही एक सुल्तानुल हिंद ऐसा था कि जिसने एक पैसा अपने भाई को मरवा दिया, ना लेकर के अपने भाई को मरवा दिया, जिसने उनका जाति मसला था, किसी को कहने का अपने बेटे का कत्ल करवा दिया किसी इस शक में कि कहीं वो मेरी गद्दी न छीन ले, जिसने अपने बाप को जेल में डलवा दिया, जिसने अपनी बहन को जेल में डलवा दिया, जिसने इस देश के अंदर और तो और सिख गुरुओं की हत्या करवा दी, जिसने गुरु तेग बहादुर की सरकलम करवा दिया, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चढ़वा दिया, जिसने झूठ बोला, जिसने कुरान की कसम खाकर, कुरान शरीफ की कसम खाकर उन बच्चों को कत्ल करवा दिया, उन बच्चों को। अच्छा एक मिनट कादी साहब आचार्य जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बार जरा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा 30 सेकंड के अंदर ये बताइए। देखिए अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, आपने तो महिमा मंडन की क्लास लगा दी है कादरी साहब, इसका मतलब नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि कब्र रहनी चाहिए। मैंने मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत जाएगी खबर भाई इस तरीके से ये है या ये सिर्फ बयान है? मैडम वो कोई होटल थोड़ी चाह रही हूँ। फडणवीस साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप वहाँ के अगर क्या नाम है वजीर आला हैं तो सबकी जिम्मेदारी बनती है एक विशेष वर्ग की खुशनुदी खुशहाली के लिए बयान देना, ये आपकी जिम्मेदारी के खिलाफ है। खुशहाली कैसे? एक मिनट कादरी साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिया। आप ये कह रहे हैं आपको दूसरों सबकी खुशहाली के लिए बयान, औरंगजेब की कब्र पर कोई बयान देने से खुशहाली पर असर कैसे पड़ता है? क्या आज का नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब से रिलेटेड मानता है क्या? ये लोग मानी कब रहे हैं, उसको तो कर रहे हैं, तो फिर आप खुशहाली पर कैसे असर पड़ रहा है? तो आप उनकी कब्र के लिए क्यों कह रही हैं? मैं नहीं कह रही भाई, वो तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा। फडणवीस साहब से मैं यही कह रहा हूं कि वो कब्र का नाम ना लेकर के इस तरीके से क्यों हटा रहे हैं? मुसलमान होने में शक नहीं था, वो मुसलमान थे और हिंदुस्तान के शहंशाह बड़े दूर तक रहे और इतना अमीनदार सियासत था कि सरकारी खजाने से कभी महिमा मंडन क्लास नहीं है कादरी साहब,
नहीं 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 एक मिनट नहीं कादरी साहब यही दिक्कत है कि आप औरंगजेब को इस तरह से पेश कर देते हैं। हम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं आप कर रहे हैं सर, आपने शायद सुना नहीं है। इस कार्यक्रम को जाकर फिर से देखिएगा और देखिएगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम को फिर से देखिएगा घर जाकर और देखिएगा कि आप जिस तरह की दलील रख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब बहुत ही प्रेम पसंद शासक था, वो बहुत अमन पसंद था, वो सबके साथ एक बराबरी का रसूख रखता था। ऐसा नहीं है और इसके बहुत से उदाहरण है। मैं एक बार जरा आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ। मौलाना साहब बहुत बोल चुके। मैं कहूंगा ये कब्र हटनी चाहिए। देखिए मैं कहूंगा इस्लाम के हक से बात करने कि इस्लाम के अंदर हदीस जो है वो इनका एक डिसीजन फैक्टर होता है। ठीक है। पूरे यूए के अंदर कोई कब्र नहीं बनती। इस्लाम के अंदर हदीस संख्या नंबर 969 वो कहती है कि किसी भी मूर्ति को मत छोड़ना, मिटा देना, किसी भी ऊंची कब्र को मत छोड़ना, उसको बराबर कर देना। यानी कब्र रखना कॉन्सेप्ट इस्लाम की हदीस के अनुसार से है। मौलाना साहब पता नहीं मानेंगे नहीं माने। हदीस संख्या 832 भी इसी संबंध में। हदीस संख्या हदीस संख्या बुखारी हदीस संख्या नंबर 3020 भी इसी संबंध में है। मुस्लिम हदीस संख्या नंबर 2476 भी इसी बात को कहती है। तमाम हदीसें हैं जिसमें कहा जाता है कि कहीं कब्र नहीं बन सकती। हिंदुस्तान और साथ साथ पाकिस्तान के अलावा कहीं भी कब्र नहीं है। कहीं भी कब्र कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तथाकथित तौर पे जो आज ये पूरा महिमा मंडन कर रहे हैं, इनको अपना इस्लाम पढ़ना चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूएई में चले जाइए। चलिए ये वाली जो बात आपने कह दी, कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मकबरों का कॉन्सेप्ट तो हिंदुस्तान की संस्कृति में था, भारत के अंदर था, समाधि बनाई जाती थी और वहीं से इस्लाम के तथाकथित इन लोगों ने ये तो मुझे लगता है ओम जी बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं एक बार जरा अजय जी के पास और हाजी साहब के पास जाऊंगी। अजय जी जरा बताइए, जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडन हुआ, अगर उसकी कब्र को एएसआई का संरक्षण दिया गया तो ये सब कांग्रेस राज में हुआ, कांग्रेस ने। और यहां गुरु प्रकाश जी ने कह दिया कि वोट को देखते हुए ये इस तरह का महिमा मंडन, इस तरह के वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए किया गया। अजय जी। सुचरिता जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 300 साल से 400 साल के बीच में एक औरंगजेब का जिन कब्र में आराम से सो रहा था और उसे भाजपा आईटी सेल और भाजपा के नेता इमिटेशन पत्र लेके पहुंच गए कि उठो मेरे भाई और हमारा चेहरा खराब हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चल रहा है। उसे जिन्नात को उठा लाए हैं ये, और जिन्नात को उठा के लाके चूंकि ट्रंप ने इतना तेज तमाचा हिंदुस्तान पर इतनी भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने हथकड़ी डाल के पैरों में और भारत के लोगों को लाया गया तो फिर हिंदुस्तान को बेइज्जत करा। और ट्रंप ने पता नहीं, एक रक्षा मंत्री है वहां की, महाराष्ट्र की रक्षा मंत्री है, केंद्र की रक्षा खड़ से, उनकी बेटी को छेड़ा गया महाराष्ट्र में कुछ मंत्री के गुंडों के द्वारा, और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार खुद थाने गई, उन्होंने अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि महाराष्ट्र में गुंडों का, बदमाशों का शासन है, मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। और एक वहां पर उसकी हत्या होगी चुने हुए पदाधिकारी की, जो इलेक्शन में जीता गया था, वहां हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, एक मंत्री ने वहां इस्तीफा दे दिया। तो महाराष्ट्र में इन चीज़ों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, महिला सुरक्षा पर, पहलवान इन बेटियों पर चर्चा ना हो, इसलिए औरंगजेब के जिन्नात को ले आए हैं और इसे अपना पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इनके देशलाई गैंग उन्होंने बना रखा है। इनका कोई लेना देना नहीं है। हटाए ना हटाए, नोटबंदी जब करी थी तो किसी से पूछा था, हटाए ना हटाए, जीएसटी का मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता वो रहे या ना रहे कब। नहीं हटा, नहीं ये बोल दीजिए आप, बोलेंगे तो स्टैंड मजबूत होगा भाई आपका। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, मतलब कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हट भी जाए तो ठीक है। क्या आप ये कह रहे हैं हट भी जाए तो ठीक है? नहीं, है उसके जिन्नात को लेके आए हैं, राजनीति बिंडेटा ना चलाएं। और क्यों मारा औरंगजेब कर रखा है, मुद्दों की बात करें। कैसे उस बेटी को न्याय मिलेगा, कैसे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर चर्चा करेंगे। औरंगजेब को एक आक्रांता के रूप में ये देश देखता है, एजेंडा है, उसको किसी से जोड़ के देख रहे हैं क्या? पॉलिटिकल वेंडेटा आप क्यों कहते हैं? मैं एक बार ओम जी के पास जा रही हूँ। नहीं इस पूरी डिबेट को एक कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए मैं ओम जी के पास जा रही हूँ। ओम जी ये बार बयान आते हैं, राजनीतिक बयानों को एक तरफ रख देते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, एक शासक, उसके बारे में ये बार बार चर्चा हुई कि इतिहास ने उसको जिस तरह से पेश किया, शायद उसकी जो असली तस्वीर थी वो नहीं पेश की गई। सवाल ये भी है, तो पहला तो मेरा सवाल उससे जुड़ा है, और दूसरा ये कि जो ये कहा जा रहा है कि उसकी कब्र हटा दी जाए, एक ऐसी कब्र जिसको एएसआई का संरक्षण मिला है, क्या ये मुमकिन है कि उस कब्र को हटाया जाए या फिर ये सिर्फ बातें हैं?
एक तो ये कि ये सही है कि इतिहास के सही पन्नों को आप देखेंगे, सही स्रोतों तक जाएंगे तो ये दिखाई देता है बहुत स्पष्ट तरीके से, चिल्ला चिल्ला के हर्फ दर हर्फ और पन्ने दर पन्ने ये कहते हैं कि भारत के इतिहास में उससे अधिक कोई क्रूर, बर्बर, दुर्दांत शासक नहीं हुआ, ये तय है। जिसने अपने भाई की हत्या की, जिसने सिख गुरु की 5 दिन भीषण यातनाएं देके हत्या की, बहुत बार ये बातें हो चुकी कि उसकी क्रूरता की हद क्या थी। एक जनरल ऑर्डर दे दिया 1669 में कि सारे मंदिर तोड़ दिया जाए, हिंदुओं के सारे मठ मंदिर तोड़ दिए जाए, मूर्तियों को हमारे तोड़कर, धर्मस्थलों को तोड़कर उनको मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाने का फरमान जारी करने वाला शासक, इस देश के मर्म और आत्मा पर प्रहार करने वाला शासक। और अभी कोई कह रहा था ना, मैं चुनौती देके कहता हूं सुचरिता आपके माध्यम से कि 1665 के बाद, मैंने इनिशियल 5-6 साल जो उसके लिए अस्थायी काल था, अभी जब वो लड़ाई लड़ रहा था अपने को स्थिर करने के लिए, उसके बाद का कोई एक फरमान कोई मुझे दिखा दे जब उसने किसी मंदिर को दान दिया हो, लैंड ग्रांट दिया हो या अभय दान दिया हो या कोई भी उसके लिए मरम्मत कराई हो, कुछ भी काम किया हो। 1665 से 1707 तक का जो उसका इतिहास है वो बहुत क्रूर, बर्बर और खतरनाक इतिहास है। अब दूसरी बात, जिसमें उसने क्रूरता की जितनी हदें हैं, आप पढ़िए ना, विवरण पढ़िए अगर, कि गुरु तेग बहादुर की जिस तरह से 5 दिन यातनाएं देता है, संभाजी को जिस तरह से यातनाएं देता है, जाट गोकुला की जिस तरह से हत्या करता है, 2000 सतनामी जिस तरह से मारे जाते हैं, वो आप एक बार पढ़िए। और कन्वर्जेंस कराते हुए जो उसका दंश है। और मुझे तो कई बार लगता है, हाजी मेहरदीन मेरे मित्र हैं, बैठे हुए हैं आपके पास, ये इनको भी समझना चाहिए कि मुस्लिम समाज को औरंगजेब से कनेक्ट क्यों करना चाहिए। मैं सवाल पूछ लेती हूँ नहीं कादरी साहब, एक मिनट कादरी साहब, नहीं कादरी साहब, मैं हाजी साहब से पूछ रहे हैं वो, नहीं वो हाजी साहब से पूछ रहे हैं, हाजी साहब को लीजिए स्क्रीन पर। हाजी साहब वो पूछ रहे हैं कि क्या आज का मुसलमान कनेक्ट कर रहा है औरंगजेब से? आप क्यों इस तरह से विचलित हो जाते हैं जब औरंगजेब की बात होती है? क्योंकि वो एक आक्रांता है, ये इतिहास ने देखा है। दूसरी बात हाजी साहब कि ये जिस तरह से ये बयान आया है, उसके बाद ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र से किसे प्रेम है? देखिए क्या नाम है मैडम, जिस तरीके से औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है, औरंगजेब एक राजा थे, ना तो वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे। और जो उनके दरबार में लोग थे, वो मैं आपको बता दूं 103 लोग जो थे उनके दरबार में हिंदू भाई थे। और जिस तरीके से सावरकर ने और गुल्लू गोलवालकर जो आरएसएस के संस्थापक थे, उन्होंने क्या क्या बात नहीं कही उनके बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में। तो आज की जो जनरेशन है वो इतिहास जो है ना, वो अपने जो लोग थे हाजी साहब, ये बताओ ना बातें करते हैं। हाजी साहब कौन से ऐसे लोग थे जो औरंगजेब आताताई के साथ में थे? उसका तो विरोध पूरी तरह से राजपूत समाज ने किया, शिवाजी मराठों ने किया, सब लोगों ने उसकी क्रूरता का पूरी तरह से विरोध किया है। आपका दर्द हमें समझ में आ रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, वो पूरी तरह समझ में आ रही है, लेकिन आप बताइए कौन सी किताब पढ़ ली आपने? ठीक है, कौन सी किताब? और इस्लाम के अंदर मैंने एक बात रखाई थी कि इस्लाम के अंदर क्या कब्र का कॉन्सेप्ट है? कब्र का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया कब्र का कॉन्सेप्ट? कहाँ कब्र का कॉन्सेप्ट आया? अरे भाई, अच्छा ये कौन डिबेट है? एक सेकंड कादरी साहब, एक मिनट, मैं जरा ओम जी को लीजिए, सिर्फ ओम जी और हाजी जी, ऑडियो बाहर रहेगा, ओम जी और हाजी जी। एक सेकंड मैं ओम जी आपसे पूछ रही हूँ, एक सेकंड कादरी साहब रुकिए, कादरी साहब को ऑडियो बंद करिए प्लीज। डिबेट के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना सर ऐसे डिबेट नहीं आगे बढ़ेगी। गलत चीज नहीं है क्या? मुझे ओम जी बता दीजिए, जो बात हाजी साहब कह रहे सही है? सही है? अरे हमको कोई जलाया थोड़ी जाता। मेरे दोस्त रंगरेज जी बहुत खूबसूरती से कोई भी रंग दे देते हैं, कोई भी रंग दे देते हैं। इनके नाम की भी खासियत है कि मैं कई बार इनसे कहता हूं कि आप रंग देने में माहिर हैं। उसको एकदम ऐसा नहीं है जो वो कह रहे हैं। वो हिंदू में नहीं था, मुसलमान में नहीं था, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने इस देश की आत्मा पर बहुत गहरे जख्म दिए, बहुत गहरे प्रहार किए। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और वो कहता है, अरे आप पढ़िए ना हाजी साहब, मेहरदीन जी आप एक बार पढ़िए कि अपने सगे बड़े भाई को जब वो हत्या करता है तो उसके फरमान में क्या है या क्या कहता है उसपे। वो कहता है कि ये काफिर हो गया है, ये विधर्मियों से मिल गया है। कारण केवल इतना ही था कि उस समय मजमुल बहरीन और सिर्रे अकबरी पे काम कर रहा था। वो मतलब उपनिषदों को पसंद कर रहा था, हिंदू धर्मस्थलों को पसंद कर रहा था। जाके केशव राय मंदिर को उसने रेलिंग दान दे दिया था।
तो हिंदू धर्म से उसकी जो निकटता बन रही थी इस धाराशिकों की, केवल यही आरोप लगाते हुए उसको मार देता है। और आप कह रहे हैं कोई हिंदू या मुसलमान नहीं था, बेकार की बातें मत कीजिए रंगरेज साहब, एकदम कट्टर। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए ये ताकि मुस्तैद खां का लिखा हुआ उसका अनुवाद है जगन्नाथ सरकार का चीज पूछना चाह रही हूँ। नहीं ओम जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ और मेरा डिबेट का जो मुद्दा है बड़ा क्लियर है ओम जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है कि हम जो बात कह रहे हैं, औरंगजेब पर बहुत सारा सियासी शोर है और हम ये जानते हैं कि औरंगजेब किस तरह का आक्रांता था, लेकिन क्या उसकी कब्र को हटाया जा सकता है? इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। क्या उसके मकबरे को हटाया जा सकता है आज के समय में? ओम जी ये बता दीजिए जरा। हाँ आ रही हूँ, हाजी साहब आ रही हूँ उसके बाद। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जी। कुछ अगर ये जन भावनाओं की बात है, उनके पास लगातार इस तरह के प्रत्यावेदन पहुंच रहे हैं, तो उनकी कमेटीज, हम लोग की कार्यप्रणाली इसी तरह की होती है, हमारी कमेटीज में इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए एक तो उसकी ग्रांट एकदम न्यून की जा सकती है, बहुत ज्यादा ग्रांट है, उसकी ग्रांट को बहुत कम किया जा सकता है, उसके जो व्यय है वो बहुत कम किया जा सकता है, और हटाने का निर्णय भी अगर कमेटीज लेती हैं उसकी जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तरीके से, तो उसमें कोई संशय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। अब हाजी साहब आपने जो बात कही, आपने कहा औरंगजेब के दरबार में बहुत से हिंदू थे, ओम जी सर हिला रहे थे, वो कह रहे थे ऐसा तो नहीं है। अब मैं उनसे पूछूं, आपसे पूछ रही हूं, आपने कहा कि ओम जी ने एक सीधा सवाल पूछा, बहुत से मंदिरों को ग्रांट दी, बहुत से मंदिर बनवाए, बहुत जगह पैसे दिए, उन्होंने कहा कौन से ऐसे हैं जरा बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए। हाजी साहब देखिए मैडम जी, इनको शायद ये जो हमारे भाई इतिहासकार हैं बीजेपी के ही हैं, तो इसलिए ये तो उसी पैटर्न पे बात करेंगे, नहीं तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए हैं, बहुत सारी मस्जिदें भी बनवाई हैं, बहुत सारे। कोई अगर औरंगजेब के खिलाफ करे तो वो बीजेपी का नेशनल चैनल पे बैठे हैं। देखिए मगर जो राजा, सुनिए अच्छा ओम जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के यहाँ पे है। अरे ओम जी आपसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी। गलत बोले, ये भी बीजेपी के हैं। कब देख लिया आज तक आपने? कभी नेता के साथ देख लिया? कब देखा भाई? बेकार की बात है आपकी, आप बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। बोलिए आज जल्दी से बोलिए। तो मैं क्यों बोलने दूंगा? नहीं आप गलत बात कह रहा हूँ कि आप इतनी मुगलों से नफरत करते हैं, तो मुगलों ने तो ताजमहल भी बनाया, वहां पे टिकट लेना बंद कर दीजिए, कुतुब मीनार बनाई, उसका जो टिकट लगता है वो लेना बंद कर दीजिए। आपको जो अंग्रेजों से मोहब्बत है और मुगलों से नफरत है, अंग्रेजों ने हमारे देश सोने की सारा सोना और हमारा सब कुछ लूट के ले गए, उनके बारे में तो आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बोलते क्यों नहीं? और सुनिए, अच्छा एक मिनट मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, देखिए हाजी साहब इतिहास को लेकर अगर हम थोड़ा सा भी ज्ञान गलत देंगे तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से जानकार लोग बैठे हुए हैं और खासकर ओम जी जो कि वो इतिहासकार ही हैं, तो कोई ज्ञान गलत मत दीजिए, फिर आप ही फंस जाएंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, एक बार जरा उसकी जानकारी दूं, उसके गुरुप्रसाद। आगरा में बनेगा शिवाजी महाराज का स्मारक। शिवाजी महाराज को आगरा में कैद किया गया था, यानी जहां कैद किया था वहां अब स्मारक बनेगा। यह फैसला लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। जाहिर है इसको लेकर यूपी की सरकार से भी बातचीत हुई होगी। योगी आदित्यनाथ भी शिवाजी को लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और औरंगजेब के आतंक को लेकर बयान दे चुके हैं हाल फिलहाल में। ऐसे में आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं गुरुप्रकाश जी, जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 लाख रुपए तो औरंगजेब की मजार पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिवाजी के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए प्रति माह हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य में तो बीजेपी की सरकारें रही, शिवसेना के साथ सरकारें रही। कहने को शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी अपने आप को कहती है, किशोर तिवारी जी यहाँ हैं, और यहाँ पर बीजेपी की भी सरकारें रही। आप लोगों ने नहीं सोचा कभी कि मंदिर का ग्रांट बढ़ाया जाए, उसके रखरखाव पर ज्यादा खर्चा करें? ये सब क्यों नहीं सोचा? आज ये राजनीतिक मुद्दा है गुरुप्रकाश जी। नहीं देखिए सुचारिता, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस प्रश्न के प्रति अपने लोगों की भी जागरूकता बढ़ाई। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, मैं एक बार जवाब देना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस के जो हमारे साथी बैठे हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी लेकर के आ जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अबू आजमी बीजेपी के मेंबर हैं क्या?
भाई अभी ये मुद्दा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये चर्चा आपके महाभारत का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी 3 दिन पहले अबू आजमी ने कहा था, ना तो अबू आजमी कहते ना यह चर्चा होती। तो पॉइंट नंबर 1, हर बात पे यह कह देना कि बीजेपी जिन्ना को ले आई, बीजेपी औरंगजेब को ले आई, मुझे लगता है कि आपको अपने गिरबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, बहुत अच्छा का सुचरिता आपने सवाल पूछा है। देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा था कि हिंदू पुनर्जागरण, ये हिंदू रेनेसा का समय है। हिंदू रेनेसा क्यों कहा मैंने? जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से अगर आप कह रही हैं कि भाई शिवाजी के मंदिर पे ये खर्चा नहीं हो रहा है, शिवाजी के मंदिर पे रखरखाव पे और खर्चा होने चाहिए, निश्चित रूप से हम करेंगे, हमारा काम है, हमारा दायित्व है। लेकिन ये बात करेंगे गुरु प्रकाश जी, जिसमें बार-बार गुरु प्रकाश जी, आज आरटीआई से खुलासा हो गया, हमें हिंदू नहीं आज आरटीआई से खुलासा हो गया तो आप कह रहे हैं करेंगे। सरकारें आपकी रही सर महाराष्ट्र में, उस दौरान आपको करना चाहिए था। आप आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बड़ा बयान देते हैं, लेकिन जब सरकार रही तब आप इस खर्चे को नहीं बढ़ा सकते थे। ये तो मैं आपसे पूछूंगी ना सर। सुचरिता मैं ऐड कर देखिए, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है पूछने का, आपको पूरा अधिकार है मुझे कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन मुझे भी ये बताने का पूरा अधिकार है कि औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कब रखा गया। हम आपसे पूछते पलट करके, ये तो हमने किया ना। हमारी आस्था, हमारी निष्ठा को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे किशोर तिवारी हो या उनकी टूटी हुई शिवसेना हो। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देश के हिंदू, दुनिया भर के हिंदू इस बात से अवगत है कि 500 वर्षों के बाद रामलला के जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाया गया, दिवाली मनाई गई। तो इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। आप लोगों के तुष्टीकरण की दुकान को भारत की जनता ने परास्त किया है, पराजित किया है। इस बात को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करिए आप। जरा मैं जवाब दे, ठीक है, बोलिए किशोर जी, बोलिए थोड़ा जवाब दे। किशोर जी बोलिए। नहीं, देखिए यहाँ पर 2 प्रमुख के कंसेंट रखने वाले लोग, तो हाजी रंगरेज ने भी नहीं बोला कि ये विवादित आक्रांता थे, और आज तो मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ मुस्लिम भी उनको ओन नहीं करते। तो बवाल कौन खड़े करेंगे? तो बवाल खड़े करने वाले, अगर बीजेपी वो कब्र को हटाने का निर्णय लेती है तो यही पार्टियां हैं ओवैसी वगैरह की जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल फ्रीडम लेना चाहती है, लेकिन थोड़ी स्पेस लेना चाहती है। तो मैं गुरु प्रसाद जी तुमको बात करता हूँ। अभी तक तुमने ये एक सादी बात क्यों नहीं की कि वो ग्रांट तुम ऐड पार कर दोगे? ग्रांट ऐड पार नहीं कर सकते, सरकार तुम्हारी है, 235 एमएलए चुन के आए हैं। अच्छा, आपकी नहीं थी, नेशनल इन्हीं की थी अकेले? सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं मुद्दे को। अरे भाई, मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, तब क्यों नहीं किया? बताइए ना। तब तो सब कुछ हाथ में था, सरकार आप इनके साथ चला रहे थे, फिर कांग्रेस के साथ चला रहे थे, तो अपने अपने हिसाब से बंदूक तानी है सर। आज बोलते हैं अपने अपने हिसाब से बंदूक तानी है। आज निशाने पर बीजेपी है, बीजेपी के निशाने पर आप हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे वक्त आरटीआई का एप्लीकेशन आया नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज हमारे लिए आराध्य है, और शिवाजी वो है, ये मैं मान रही हूँ, उनका हाँ, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किशोर जी, बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। आज उसको मुद्दा बनाकर बयानबाजी बहुत हो रही है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने हाजी साहब पर जो निशाना साधा है, हाजी साहब पर निशाना साधा कि एमआईएम जैसी पार्टियां वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करने की कोशिश करते हुए दिखती है, कोई मानता नहीं है आपको अपना। आप औरंगजेब का मुद्दे का हल्ला मचाकर आपको लगता है वोट मिल जाएंगे, ये किशोर जी कह रहे हैं। हाजी साहब जल्दी से जवाब। देखिए, जिस तरीके से किशोर जी कह रहे हैं, ये हिंदुओं के हमदर्द बनकर वोट लेने वाली पार्टी, हम तो दलितों की भी बात करते हैं, मुस्लिमों की भी बात करते हैं, आदिवासियों की भी बात करते हैं, हमारे घर उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जिसके साथ जुल्म होता है। मगर जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उस पर पैटिंग करने का काम करती है, जो बीजेपी लगातार पार्टी से और 20 में बांटने का पार्टी से मुसलमान हटाकर उसमें आदिवासी भी डालिए, उसमें दलित भी डालिए, सब डालिए सर, फिर लोगों को भरोसा होगा कि आपकी पार्टी सबकी पार्टी है। जरा डालिए ना, ऐसा करिए जरा, तो लोगों को भी भरोसा हो।
देखिए मैडम, जिस तरीके से आप कह रही हैं, हमारे जितने भी हम प्रत्याशी अपने मैदान में उतारते हैं उसमें हम अपने दलित भाइयों को भी टिकट देते हैं, बौद्ध धर्म के वालों को भी टिकट देते हैं, मगर हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाजपा का एक भी पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है जो भाजपा से चुन के आता हो, एक भी विधायक नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को अगर इन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो इनके नेता जाकर क्यों वहाँ पे मजार पर फूल चढ़ाते हैं? भाई इनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसके लिए चढ़ा रहे हैं फूल? इनके दिल में इतनी आस्था है औरंगजेब के लिए, इसलिए चढ़ाते हैं? इनको वोट नहीं नजर आता? ना, इनको कोई आस्था वास्ता कुछ नहीं है, केवल बरगलाने के लिए इस देश के मुसलमान को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। और ये बना रहा है बेचारे सीधे साधे मुसलमान को, जिसने इतिहास पढ़ा नहीं, मदरसों में गया, मदरसों में जो मौलवी ने पढ़ाया वही पढ़ लिया, लेकिन वास्तविक इतिहास का ज्ञान ही नहीं है बेचारों को, और उन्हीं को बरगलाते हैं, उन्हीं की बरगलाने की राजनीति करते आए। अभी हमारे बीच में वर्मा जी बैठे हैं, अरे महाराज जाके नेहरू जी को पढ़ो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने लिखा है कि सबसे बदमाश शासक, सबसे बेकार शासक कोई हो सकता है तो औरंगजेब हो सकता है। उसकी उन्होंने पूरी तरह से पुरजोर तरीके से निंदा करी है, लेकिन वर्मा जी हैं बैठे हैं जाके औरंगजेब के लिए छाती पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। बेचारे सीधे साधे मुसलमान, कादरी साहब को फर्क पड़ता है, कादरी साहब आपको फर्क पड़ता है अगर हटाई जाएगी? देखिए, कब्र किसी की भी हो, औरंगजेब की मकबरे पे बात चल रही है, मकबरे पे चल रही है आज भी। मकबरा है, मकबरा वो उनकी कच्ची मिट्टी पर है। अरे भैया, संगमरमर तो सामने दिखाई दे रहा है, आग भी खराब नहीं है। आप जानते नहीं कब्र का क्या होता? अरे सामने रखिए, वो मकबरा नहीं है, संगमरमर लगा है। मैडम आप इनको देखिए, छुपाई देखिए, वो मकबरा नहीं है। अरे मकबरा दूसरी शक्ल का होता, खाली में मिट्टी लग रही है, फूल लग रहे हैं, खाली ये चीज है। और ये कब्र हर एक के लिए जरूरी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। हम मुसलमान सब जानते हैं, लेकिन आजकल एक तरह से कूड़ बना करके मेरा मतलब सिर्फ ये है, मेरा उद्देश्य भी ये है कि सिर्फ बयानबाजी ना हो। जब हम बात करते हैं तो हमने, हर सरकार ने, हर राजनीतिक दल ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, वो बताना जरूरी है। सिर्फ दूसरे पर उंगली उठाना जरूरी नहीं है। आज सिर्फ इसी के साथ अंत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।